हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर कंसेप्ट्स बाय सत्या उपाध्याय। और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा, जो भी बीएड के बच्चे हैं उनको पता होगा कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टार्ट होने वाले हैं और 5 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है बायोलॉजिकल साइंस का। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं भी स्टूडेंट हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की और मेरा भी एग्ज़ाम है 5 जून को बायोलॉजिकल साइंस का। तो मैंने क्या सोचा कि पढ़ते पढ़ते अच्छा रहेगा अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूं। सो दैट इज़ वाई आई एम हियर। एंड हम ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी इसमें हम लोग एक बारी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। मतलब जैसे मान लो अभी मैंने जो पहला टॉपिक लिया वो लिया वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस का हमारा पेपर है 5 तारीख को। ठीक है, और इसमें ये एक टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कंपलसरी जो आपका पहला क्वेश्चन होता है ना, कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें तो ये आ ही सकता है। ठीक है, इसलिए हमने पहला टॉपिक ये उठाया है वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, और हमें प्रोवाइड भी हुआ है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें भी ये देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजिकल साइंस का मतलब क्या होता है। आप बायोलॉजिकल साइंस से समझते क्या हो? तो बायोलॉजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। अब अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में समझे तो सबसे पहले आपको पता होगा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। यार मैंने बायोलॉजिकल एजुकेशन तो नहीं बोल दिया था स्टार्टिंग में? अगर बोला हो तो माफ़ करें, इट्स बायोलॉजिकल साइंस। अगर हम इस टर्म को ब्रेक करें तो इसमें पहला टर्म आएगा बायो और दूसरा टर्म आएगा लॉजी, और इनके अपने खुद के मतलब है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे समझे कि बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या है, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? बायोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, एक सेकेंड। यस, अब अगर हम आगे देखें इसके अंदर तो इसमें देखो क्या बोला हुआ है कि ये एक स्टडी है किसकी भाई? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हमने समझ लिया। साथ में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंट्रैक्शन दिखाते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लिविंग्स के साथ, जैसे कि सॉइल के साथ है ना, वाटर के साथ, एयर के साथ, इनके साथ कैसे इंट्रैक्शन करते हैं, इस ये भी किसका पार्ट है? बायोलॉजिकल साइंस का ही पार्ट है। बिसाइड प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, यानी लाइफ प्रोसेसेस के अलावा जो लाइफ प्रोसेसेस के अलावा जो बायोलॉजिकल साइंस है वो कंट्रीब्यूट करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसका, किसमें? इंटेलेक्चुअल, सोशल, इकोनॉमिक, मोरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को क्या बनाने में भाई, कैसे डेवलप कराने में? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, सोशली डेवलप होने में, इकोनॉमिकली डेवलप होने में, मोरली, कल्चरली, सारी तरीके के डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी को कराने में मदद करता है। देयरफॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी पोजेसेस इमेंस एजुकेशनल वैल्यू, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा एजुकेशनल वैल्यू है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। चलो, अगर हम यहाँ पे देखें मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो भाई पहले मैं इसको ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा साफ हो जाए। यस, ओके, so let's start once again. The values of biological science. The values of biological science refer to the benefits, usefulness and contribution of biology टू इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो है किसको कहा जाता है भाई? उन बेनिफिट्स को या फिर उन यूज़फुलनेस को कहा जाता है या कॉन्ट्रीब्यूशंस को कहा जाता है बायोलॉजी के, जो कि बायोलॉजी ने किसको कंट्रीब्यूट किया है? या तो इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि उनका कुछ भला किया है किन्हीं लोगों का, सोसाइटी का, या फिर
पूरे के पूरे देश का भी डेवलपमेंट कराने में मदद किया। इसी को बोलते हैं क्या, वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, कि बायोलॉजिकल साइंस जो भी बेनिफिट्स दे रहा है, जो भी इसके इस्तेमाल है, जो भी इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिविजुअल की लाइफ में, सोसाइटी में, या फिर नेशन के डेवलपमेंट में, इसी को हम बोलते हैं वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला इंटेलेक्चुअल वैल्यू, फिर प्रैक्टिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू एंड एजुकेशनल वैल्यू। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ब्रीफ जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो हिंदी में टर्म्स लिखे हैं आप इन्हें देख सकते हैं, बाकी ब्रीफ जाने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि भाई इंटेलेक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल, इसका जो भी मतलब होता है आप ऐसा समझो आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपका दिमाग है उससे रिलेटेड होता है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, है ना। बायोलॉजी पढ़ने से हमारी जो थिंकिंग पावर है, या जो हमारी रीजनिंग पावर है, या जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्या क्या बोला मैंने, थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, या फिर एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, ये क्या होती है, इम्प्रूव होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर कोई प्लांट जो है वो सनलाइट में अच्छा ग्रो करता है और अंधेरे में नहीं करता अच्छे से ग्रो, तो हम सिर्फ याद नहीं करते हैं कि सनलाइट ज़रूरी है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग, है ना। जो अगर हम यहाँ पे समझे, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को फैक्ट्स रटने की जगह उनके पीछे का रीजन समझाना सिखाती है कि भाई आप इसे रटो मत कि सनलाइट जरूरी है, आप ये समझो कि सनलाइट जरूरी क्यों है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से उसको नुकसान होगा पौधे को, ये सब। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह, सॉरी, जब हम जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करने लगता है। हम हर चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढने लगते हैं, इसी को इंटेलेक्चुअल वैल्यू कहा जाता है। समझ आ गया होगा, अब मैं इसको रीड करती हूँ। सो बायोलॉजी डेवलप्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, ठीक है, एनकरेज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा देता है कि चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए, उसके पीछे का कारण, एक्सपेरिमेंट, सब कुछ इसके अंदर का पार्ट है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाता है और क्रिटिकल थिंकिंग को भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने से पहले पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है और एनालिटिकल एबिलिटीज़ का मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म लगती है। अगर हम इन्हें पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा यार ये मतलब क्या है ये, है ना। चलो मैं आपको बताती हूँ। मैं मेरी ये फर्स्ट वीडियो है बीएड पे, मैंने मतलब मेरा तो खुद ही फर्स्ट ईयर है, बट अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता नहीं है इतने दिनों में आप तक पहुंचेगी ये वीडियो या नहीं, बट अगर पहुंची और अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। तो हमें ये टर्म पढ़ा दिया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, बट अक्सर इसका मतलब नहीं पता होता। जैसे इंटेलेक्चुअल का मतलब आपको नहीं पता था, मैंने आपको बताया कि दिमाग से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, सोचना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, ये सब कुछ जो है, जो भी आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करता है वो सब इंटेलेक्चुअल पार्ट है ना, ब्रेन से रिलेटेड। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, मतलब ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करना, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी सिंपल भाषा में है, ठीक है। बल्कि उसके उसके बारे में लॉजिकली सोचना, है ना, थिंक लॉजिकल, टू थिंक लॉजिकल, क्वेश्चन करना और एविडेंस चेक करना, क्वेश्चन एंड एविडेंस, एविडेंस मतलब प्रूफ, मतलब मान लो
आपको ऐसे सोचना है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे सोचना, मतलब आपको मैंने बोल दिया ये ऐसा होता है तो आप उस पर भरोसा नहीं करोगे ना, आप उसको किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसका मतलब आप क्रिटिकली आप थिंक कर रहे हो। यानी कि आपको लॉजिकल रहना है, आपको क्वेश्चन करना है, आपको प्रूफ्स देखने हैं, एविडेंस देखना है, तब किसी चीज़ पे भरोसा करना है। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यानी क्या ये सच है, इसका प्रूफ क्या है, या ऐसा क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछना ही जो है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग। समझ आया क्या बोला मैंने? क्रिटिकल थिंकिंग में आप क्या क्वेश्चन करोगे, क्या ये है सच है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है इंग्लिश में। इसका प्रूफ क्या है ना, एविडेंस, इसका प्रूफ क्या है, या फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ओके, ये सारे क्वेश्चन पूछना ही क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर किसी ने बोला कि सब बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, किसी ने स्टेटमेंट दी कि ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, तो बायोलॉजी स्टूडेंट तुरंत सोचेगा, लेकिन क्या बोलेगा वो, तो सोचेगा लेकिन जो कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया है वो तो यूजफुल होते हैं। मतलब जो दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर मैं आपको अभी बताऊं तो अगर आप ट्रू बायोलॉजी स्टूडेंट होगे तो बहुत इजी कंसेप्ट है कि जो कर्ड होता है दही, इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। और अगर आपको पता है तो आप मुझे नाम भी बता सकते हो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, नेम बताओ। यूजफुल बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया अपने आप में प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। सो आप मुझे बताओ कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसके अंदर, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, कमेंट में। और मैं बता देती हूँ लैक्टो से नाम शुरू होता है। ओके, सो मान लो मैंने स्टेटमेंट दिया कि ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, सो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा ही विल थिंक लाइक दैट कि जो कर्ड में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सो क्या उसने ब्लाइंडली किसी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया? नो, उसने क्रिटिकली थिंक किया, उसने क्रिटिकल थिंकिंग को शामिल किया, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग हमें हर इंफॉर्मेशन को लॉजिकली एनालाइज करना सिखाती है, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली बिलीविंग एवरीथिंग। समझ आया आपको? ओके, सो नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने एक टर्म एक और देखा था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, एनालिटिकल एबिलिटीज। क्या होता है भाई ये एनालिटिकल एबिलिटीज, क्या होता है? एनालिटिकल एबिलिटीज अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, क्योंकि फिर दिक्कत होगी। एनालिटिकल एबिलिटीज, ओके। सो एनालिटिकल एबिलिटीज का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या टॉपिक को डीपली समझना, है ना। किसी प्रॉब्लम या टॉपिक को डीपली समझना, इसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल एबिलिटीज। ठीक है, तो इसको डीपली समझना और उसके डिफरेंट पार्ट्स का एनालिसिस करना, है ना। उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स, उसको एनालाइज करना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, एनालिटिकल एबिलिटीज। यानी कि अगर मैं इजीली इसको एक्सप्लेन करूं, सो इट कुड बी लाइक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना, उसके कॉजेज को समझना, उसके डेटा को कंपेयर करना, और साथ ही में कंक्लूजन भी निकालना। ओके, क्या क्या बोला मैंने, खुद ही भूल जाऊंगी। देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला तो आ जाएगा प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना। प्रॉब्लम्स थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, यस, प्रॉब्लम्स को क्या करना, ऑब्जर्व करना, ये भी एनालिटिकल थिंकिंग है। कॉजेज को जानना, उसके कॉजेज को समझना कि उसके वो हो क्यों रहा है, कारण क्या है उसका। ठीक है, कंपेयर करना किसको, डेटा को, जो भी आपके पास डेटा उसको कंपेयर करना, और एंड में क्या निकालना, उसका कंक्लूजन देना।
अगर हम लोग एग्जाम्पल समझे इसका, तो मान लो पहले मैं इसको थोड़ा सा हटाऊँ, आपने लिख ही लिया होगा ये सब तो, है ना। बहुत स्पेस ले रहा है ऐसे। गोंदा लग रहा है, गोंदा। इसको हटाते हैं। ओके। सो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें कि एनालिटिकल एबिलिटीज़ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल के लिए समझो आप कि अगर एक जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। मान लो एक प्लांट है और उसका प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, उसको एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज करेंगे कि भाई सनलाइट, उसको जो है वो सनलाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चेक करेंगे। वाटर जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये भी चेक करेंगे। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, ये भी चेक करेगा वो बच्चा, जो कि कैसा, जिसके पास कैसी एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है। ठीक है। सो एनालिटिकल एबिलिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम के रूट कॉज, यानी कि क्या उसका रूट कॉज है, उसको जानने में मदद करता है। मेन कारण क्या है कोई किसी चीज़ के होने का। ठीक है। तो रूट कॉज तक पहुंचने और साइंटिफिक सॉल्यूशंस ढूंढने में हेल्प करती है कौन, एनालिटिकल एबिलिटीज। अगर मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं टर्म्स, तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज को मैं आपको बताना चाहूँ, ये सब आपने लिख ही लिया होगा, है ना। कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो मैं बीच में आ रही होंगी। ओके। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक एक छोटा सा डिफरेंस देख लें कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज, इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि कोई चीज़ हो क्यों रही है, कैसे हो रही है ना। और यहाँ पे है प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करना। प्रॉब्लम्स को क्या करना, डीपली एनालाइज करना। और यहाँ पे क्या आएगा, आस्क क्वेश्चंस। अगर दूसरे डिफरेंस की हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ट्रुथ, जो सच है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। ट्रुथ को क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे उसके कॉजेस और सॉल्यूशंस को जाना जाएगा कि उसका कारण क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है ना। और अगर हम लोग इसके अंदर देखें कि तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लॉजिकल, मतलब ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो ना करना, लॉजिकली सोचना, लॉजिकल जजमेंट शामिल होती है, जजमेंट। ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, पूरा डिटेल में उसको समझना, एग्जामिन करना। ठीक है। सो लॉजिकल वे में सोचकर किसी फैक्ट को वेरीफाई करना, ये कहलाता है क्रिटिकल थिंकिंग। और किसी सॉल्यूशन को डीपली स्टडी करना और उसके कंक्लूजन को निकालना क्या कहलाता है, एनालिटिकल एबिलिटीज। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया। सो एग्जाम्पल इसके अंदर देखो दे रखा है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, और हम लोग वैल्यूज ही पढ़ रहे थे। पहला वैल्यू था इंटेलेक्चुअल वैल्यू, है ना। इसमें क्या आता है, आपका ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट आता है कि बायोलॉजिकल साइंस कहाँ कहाँ मदद करती है। तो समझो, while studying photosynthesis students learn to realize experimental evidence rather than merely memorizing facts। तो भाई फैक्ट्स को रटने के बजाय जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। किससे भाई, एनालाइज करते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, पूरा एविडेंस को समझते हैं, उसके पीछे का कारण जानते हैं, रूट कॉजेज जानते हैं, सोचते हैं। ठीक है, विचार करते हैं। और आ, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं। तो इसमें रटना या फिर फैक्ट्स को मेमोराइज करना शामिल नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल वैल्यू में क्या होता है भाई, ये इसमें बायोलॉजी जो है वो क्या करती है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू को बढ़ाती है, यानी कि थिंकिंग को इम्प्रूव करती है, रीजनिंग को और एनालिटिकल एबिलिटीज़ को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और क्रिटिकल थिंकिंग को, सबको क्या करती है, इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है। अगर हम लोग देखें, तो मैं दोबारा से रिवाइज करा दूँ, हम पढ़ क्या रहे हैं, वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो पहला हमने क्या पढ़ा, इसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है भाई, दिमागी रूप से कैसे मदद करता है, तो उसको हमने देखा कि एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है,
एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सीखने का मौका देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ाता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ के पार्ट है, सब दिमाग से रिलेटेड है। अब इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? तो भाई स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्व करना सीखते हैं, चीज़ों को वर्गीकृत यानी क्लासीफाई करना सीखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो सब जो है वो किसकी वजह से है? बायोलॉजी की वजह से है ना, बायोलॉजिकल साइंस की वजह से है। और उसमें भी सारा का सारा क्या है बताओ? इंटेलेक्चुअल वैल्यू। ओके, सो इंटेलेक्चुअल वैल्यू का यूज़ कहाँ कहाँ है ये भी हमने देख लिया, ऑब्जर्व करने में, क्लासीफाई करने में, लॉजिकल रीजनिंग में या फिर साइंटिफिक इंक्वायरी में। फिर आते हैं हम इसके दूसरे एग्जाम्पल पर, दूसरी वैल्यू पर, वो है प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू यानी व्यवहारिक मूल्य। सो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो पहली वैल्यू हमने देखी, बायोलॉजिकल साइंस की पहली वैल्यू क्या थी? इंटेलेक्चुअल, ब्रेन से रिलेटेड है ना। एग्जाम्पल्स के साथ आप लिखोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा आता है अब प्रैक्टिकल वैल्यू। चलो समझना शुरू करते हैं, बहुत लंबा चला गया है उसी पे, वही है, कोई नहीं, बढ़िया आएगा समझ। एक सेकेंड, यस, नाउ प्रैक्टिकल वैल्यू। अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो जो नॉलेज हमारी डेली लाइफ में डायरेक्टली काम आए उसे हम प्रैक्टिकल वैल्यू कहते हैं, यानी ऐसी नॉलेज जो कि डेली काम आए, डेली क्या है हमारी लाइफ में, यूज़ हो, यूज़फुल हो, उसको हम ऐसी ऐसी बायोलॉजिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकल वैल्यू बोल सकते हैं ना। तो ऐसी नॉलेज जो हमारी डेली लाइफ में डायरेक्टली काम आए, ठीक है, उसे हम प्रैक्टिकल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आप समझो, अगर मैंने बोला यहाँ पे हाथ धोना, वो देखो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं लेने, छोटे छोटे, हाथ धोना। ठीक है, मैंने यहाँ बोला, मान लो ये भी आपको पता होगा, बैलेंस्ड डाइट लेना, है ना। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें आपके सारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन्ड हो आपकी बॉडी के हिसाब से, है ना। फर्स्ट एड देना, तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। पर्सनल हाइजीन आप डेली मेंटेन करते हो, न्यूट्रिशन, डिजीजेस से, बीमारियों से बचना, फर्स्ट एड, हेल्थ केयर, क्या ये सब डेली लाइफ में नहीं देखा जाता? देखा जाता है। तो ये ऐसी नॉलेज है, ऐसी बायोलॉजिकल नॉलेज है जो कि हमारी डेली लाइफ में काम आती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल मतलब आप देखो, आप अपनी फिजिकल वर्ल्ड में देखो आपको कहाँ पे काम आ रहा है ना। अब सुनना ध्यान से, अगर बायोलॉजी हमें हेल्दी रहना और डिजीज से बचना सिखाती है तो ये उसका प्रैक्टिकल वैल्यू है ना। ये हमें क्या सिखाएगा? अगर बायोलॉजी से हम क्या सीखते हैं? बायोलॉजी से अगर हम सीखते हैं डिजीजेस से बचना, बीमारियों से बचना, ठीक है, और क्या रहना? हेल्दी रहना, हेल्दी रहना। तो ये जो है बायोलॉजी की कैसी वैल्यू है? प्रैक्टिकल वैल्यू है। सिंपल। ओके, so example, knowledge of microorganisms help us understand the importance of washing hands before meals। हमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा, इससे हम ये समझने लायक हुए कि हाथ धोना क्यों ज़रूरी है खाना खाने से पहले ना। तो बायोलॉजी ने आपको सिखाया हाथ धोना, जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो, और सिर्फ सिखाया नहीं, उसके पीछे का कारण बताया। कैसे बताया? जब आपने किसके बारे में पढ़ा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तब आपको पता चला कि इम्पोर्टेंस क्या है खाना खाने से पहले हाथ धोने की। तो ये क्या है? उसका प्रैक्टिकल यूज़। ओके, सो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेबल है, यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल नॉलेज और यहाँ लिखा है उस बायोलॉजिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज़। इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमने बायोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ा और इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? बैलेंस डाइट लेना, नहीं लोगे तो डेफिशिएंसी डिजीजेज होंगी, बीमारियां होंगी, है ना। दूसरा हमने पढ़ा हाइजीन। हाइजीन अब डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं? बीमारियों से बचना, डिजीज प्रिवेंशन। अगर आप हाथ धोते हो, अगर आप गंदी जगहों से नहीं खाते हो, तो फिर आप अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब डिजीजेस से खुद को बचा रहे हो। फिर हमने बायोलॉजी में कंसेप्ट पढ़ा वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन का डेली लाइफ यूज़ क्या है कि
जो हमें बीमारियां हो सकती थी उनसे हम बच सकते हैं अगर हम टीकाकरण करा लें, वैक्सीन लगवा लें। अगला आता है हमारे पास फर्स्ट एड, जो कि बायोलॉजी नॉलेज है ना, बायोलॉजिकल नॉलेज है। और फर्स्ट एड से क्या आ जाता है हमारे पास, इमरजेंसी केयर, कि अगर मान लो किसी तरीके की इमरजेंसी पड़ गई तो आपको क्या क्या करना है वो फर्स्ट एड हमें बताता है ना। तो ये इसका क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे इसकी थर्ड वैल्यू पर, जो है हेल्थ वैल्यू। ठीक है, हेल्थ वैल्यू, बायोलॉजी में हेल्थ वैल्यू। सो बायोलॉजी हमें सेहतमंद रहना भी सिखाती है। बायोलॉजी हमें बताती है कि क्या, क्यों ज़रूरी है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बायोलॉजी हमें क्या बताती है, सेहतमंद कैसे रहें और क्यों रहें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो मलेरिया कैसे फैलता है, आपको पता है ना, मलेरिया एक बीमारी है ना। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये सारे नाम आपने सुने होंगे अगर आपको मलेरिया के बारे में पता है तो। सो हम इसमें जानते हैं कि मलेरिया कैसे फैलता है। डेंगी, डेंगी जो होता है वो कैसे फैलता है, उससे कैसे बचना है, उसका प्रिवेंशन क्या है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये भी किस में आएगा, कि, किससे रिलेटेड है, हेल्थ वैल्यू से रिलेटेड है। यहाँ पे तो आपने प्रैक्टिकल यूज में देखा था बैलेंस डाइट, है ना, कि बैलेंस डाइट का प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो भाई बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, डेली खाना चाहिए, तो डेली काम में आ रहा है तो ये उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया ना, प्रैक्टिकल वैल्यू भी हो गया। पर बैलेंस डाइट होती क्या है और बैलेंस डाइट क्या हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हाँ, तो ये भी, ये इस किस में भी आ जाएगा, हेल्थ वैल्यू में भी आ जाएगा। तो इसमें हेल्थ वैल्यू में हम पढ़ते हैं बीमारियों को समझना, हाइजीन को मेंटेन करना, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रखना और इन्फेक्शन से खुद को बचाना, ये सब इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल, नॉलेज अबाउट मलेरिया हेल्प्स पीपल प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग। अगर आपको मलेरिया के बारे में नॉलेज है, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा कि वो कैसे फैलता है, उसकी साइकिल कैसे चलती है, तो आप उसके पैदावार को, यानी कि उसके रिप्रोडक्शन को, ब्रीडिंग को रोक सकते हो। जैसा कि आपने देखा भी होगा, बोला जाता है ना, कूलर में पानी ना लगने देना, पानी जमा ना होने देना, ये सब क्यों होता है, उसकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए। सो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी है। सबसे पहले आपने हेल्थ के बारे में नॉलेज ली, फिर आप क्या करोगे, हेल्दी हैबिट्स को अपनाओगे। हेल्दी हैबिट्स अपनाओगे तो आप डिजीजेस से बचे रहोगे और सोसाइटी भी कैसी होगी, हेल्दी होगी। अब मैं यहाँ पे एक लास्ट चीज़ के साथ इसको एंड करूँगी, हेल्थ वैल्यू को, जो कि तीसरा था। डॉक्टर के पास बीमार होने के बाद जाना हेल्थ एजुकेशन नहीं है। बायोलॉजी हमें बीमार होने से पहले बचना सिखाती है। समझ आया, मतलब हेल्थ एजुकेशन वो नहीं है कि भैया बीमार हो गया डॉक्टर के पास चले गए ना। बायोलॉजी आपको बीमार होने से बचना सिखाती है, उससे पहले आपको बता देती है कि भाई मुझे पता है अगर मान लो पानी जमा हुआ है 120 दिन से किसी जगह पे, तो अगर मैंने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो मेरे मेरे मैं इसका क्या करूँगी भाई, हेल्थ वैल्यू भी जानती होंगी कि पानी नहीं जमने देना है। पानी अगर इकट्ठा रहेगा एक जगह पे तो ये ब्रीड करेंगे, जो मलेरियल ये जो मस्कीटो हैं ब्रीड करेंगे, और इन्हीं के सलाइवा में क्या रहते हैं, मलेरियल पैरासाइट रहते हैं। फिर वो इधर उधर जाएंगे, वेक्टर बन के घूमेंगे, जिसको काटेंगे उसके अंदर वो पैरासाइट चला जाए, जिसको मतलब डंक का प्रोबोसिस इंजेक्ट करेंगे तो उनके अंदर वो चला जाएगा। सो अगर मैंने बायोलॉजी पढ़ी है तो क्या मैं पानी इकट्ठा होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, है ना। तो यही मुझे समझाना था कि डॉक्टर के पास बीमार होने के बाद जाना हेल्थ एजुकेशन नहीं है। बायोलॉजी हमें बीमार होने से पहले बचना कैसे है ये हमें कौन सिखाता है, बायोलॉजी सिखाती है। ओके, सो ये हमारी थर्ड वैल्यू खत्म हो गई। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पे, जो कि है हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू, है ना। क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। बढ़िया सा प्रिटी सा कलर ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू, है ना। बायोलॉजी जो है कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्टली किसको, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सो बायोलॉजी जो है पैसा कमाना और देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है।
बायोलॉजी क्या करती है भाई, पैसा कमाने में, और हमारा जो देश है उसकी इकोनॉमी है ना, जो अर्थव्यवस्था है आपकी, उसको इम्प्रूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब आप बोलोगे भाई कैसे करती है, सो आप देखो इसके एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन। एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से, पैसा देता है। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजीज, ये सब क्या है, ये सब आप देखोगे तो ये क्या कर रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को फेवर करती हैं, सपोर्ट करती हैं देश में, मतलब आप देखोगे तो क्या करती है, पैसा कमाने में मदद करती है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि जब इम्प्रूव्ड सीड्स, मान लो आपने अच्छी वैरायटी के इम्प्रूव्ड सीड्स लिए, इम्प्रूव्ड सीड्स, तो क्या करेंगे, ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा क्रॉप जो है, ज़्यादा फसलें प्रोड्यूस होंगी, है ना, और फार्मर की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोलॉजी जो है, तब जो है बायोलॉजी का कौन सा वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक वैल्यू की। अगर आपने अच्छी वैरायटी के सीड्स यूज़ किए तो आपकी जो क्रॉप है, जो आपकी फसलें हैं, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब फसलें बढ़ जाएंगी तो फिर किसान जो है वो क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा, है ना, तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ये यहाँ पे हमें बायोलॉजी की मदद से, क्योंकि पूरा लिविंग सिस्टम ही शामिल है, जब वो किसान जो खेती कर रहा है उसमें जो क्रॉप्स वो उगा रहा है, वो क्रॉप्स क्या है भाई, प्लांट्स ही तो हैं, और प्लांट्स हैं तो भाई बायोलॉजी का पार्ट है ना। सो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में यहाँ पे इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, डेयरी में मिल्क प्रोडक्शन, फिशरीज में अगर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा रही है अब, है ना, जो मत्स्य पालन वगैरह है। बायोटेक में आप देख ही रहे हो इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, कैसे बायोटेक में जो है वो अलग अलग तरीके के वैक्सीन्स बनाना, बीमारियों से प्रिवेंट करना, और बहुत ज़्यादा बायोटेक में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप मुझे एक दो एग्जांपल बता सको तो आप मुझे ज़रूर बताना बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस क्या क्या है। कुछ यूजेस मैं आपको बता देती हूँ जो आप लिख सकते हो अपने पेपर में। तो सिंपल आपको समझना है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके पार्ट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या बोला मैंने, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया या फिर उनके किसी पार्ट्स को यूज़ किया, उनकी बॉडी के किसी पार्ट को यूज़ किया और उससे हमने क्या बना दिए, यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। या फिर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनकी बॉडी को यूज़ करके, तो ये से हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि मान लो अगर आप बायोटेक के यूज़ देखो एग्रीकल्चर में, सो एग्रीकल्चर में बायोटेक का क्या है भाई, जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनी है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जिनको कीड़े नहीं खा सकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, बायोटेक का एग्जाम्पल है। तो अगर मान लो कीड़े उड़े खाते तो आधी फसलें तो ऐसे ही खत्म हो जाती थी, तो हमने क्या बनाए, पेस्ट, खुद से जो पेस्ट से जो कीड़े फतिंगे हैं उनसे अपने आप को बचा लिया, ऐसी फसलें हमने बनाई, किसका यूज़ करके, साइंस की एक ब्रांच जिसका नाम है बायो, की एक ब्रांच जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोलॉजी प्लस साइंस, है ना। और आप लिख सकते हो इसके अंदर बीटी कॉटन इसका एग्जाम्पल है ना। बीटी कॉटन जो है वो खुद को क्या करता है भाई, इंसेक्ट से, पेस्ट से बचाता है, जिसकी वजह से क्रॉप जो है, फसलें, वो डैमेज नहीं होती हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी फार्मर्स को बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करती है, जिससे प्रोडक्शन और इनकम दोनों बढ़ते हैं, यानी ये प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और साथ साथ में इनकम भी। इसको थोड़ा सा साफ कर लो, इसमें देखो क्या क्या बढ़ेगी, इसमें प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में क्या बढ़ेगी, इनकम, पैसा भी आएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बेचने पे पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा आप बायोटेक के इस्तेमाल मेडिसिन में देख सकते हो, मैंने आपको बताया वैक्सीन वगैरह जो है बनाया जाता है वो बायोटेक से ही बनाया जाता है। इंसुलिन आपको पता होगा, शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ डायबिटीज़ जब हो जाती है तो इंसुलिन हो गया। इसके अलावा आपने जीन थेरेपी सुना होगा, वो भी बायोटेक का ही पार्ट है ना। तो आज जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इंसुलिन और जो अलग अलग वैक्सीन बन रही है वो सब किसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी की देन है। इसके बाद आप देखो चीज़ मेकिंग, ब्रेड मेकिंग या फर्मेंटेड फूड्स बनाना, ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट करना, या जो गंदगी निकल रही है जो हम लोग देखते हैं सीवेज सिस्टम वगैरह,
ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करना, ये सब कुछ मतलब मैं ऐसे उंगलियों पे गिना नहीं सकती कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। ओके, चलो, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इकोनॉमिक यानी किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। अगला आते हैं हम इसकी अगली वैल्यू पर, फिफ्थ वैल्यू पर, जो कि है वोकेशनल वैल्यू। ठीक है, इसमें इन वीडियोस में यानी जो प्लेलिस्ट में बनाऊंगी, और आज कितनी तारीख है, 29, तो मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही टारगेट करूंगी। बहुत मुश्किल नहीं है यार, मज़ेदार है, बस कंटेंट आपको पता ही है, लिखना रहता है। आप मेन मेन चीज़ें भी लिख दो, और अगर आपका मतलब कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो मैंने सुना है नंबर वगैरह नहीं देते हैं। सो भर भर के लिखो यार, बट हाँ, ऐसा मत लिखना कि खुद को ही लगे मैंने क्या ही लिख दिया। अच्छे से लिखना, और चीज़ों को दिमाग में बैठाओ कि पहले मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद मुझे उसके जो भी टाइप्स है, जैसे मान लो मैं वैल्यू पढ़ाए तो वैल्यू के क्या टाइप्स हैं, पहले मैं उसको फ्लो चार्ट बना दूँ। या मैंने नोटिस किया, जैसे मैं ज़्यादातर चीज़ों में फ्लो चार्ट में बहुत यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर भी फ्लो चार्ट ऐड किया। ठीक है, चलो, अगल बगल वाले मतलब देखें, या मेरी मतलब शीट देखे हो यार, फ्लो चार्ट ही फ्लो चार्ट है, डायग्राम ही डायग्राम है। जितने भी पेपर दिए मैंने, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, किन्हीं में अच्छा रहा, किन्हीं में अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस, बट क्या कर सकते हैं। पर बायोलॉजी को तो हम मचाएंगे, बायोलॉजी तो हमारा, क्या बोलूँ मैं, बायोलॉजी इज़ माय लाइफ। ओके, because that's my favorite subject, that's I live every day, and biology taught me various things, and even बायोलॉजी वो सब्जेक्ट था जिसकी वजह से मैंने साइंस लिया आगे 11th 12th में, फिर मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में सब बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो यही एक सब्जेक्ट है, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो मैं जीती हूँ, इंजॉय करती हूँ, जिसमें मैं रटती नहीं हूँ, जिसमें मैं बहुत क्यूरियस हूँ। सो बायोलॉजी ही मेरी क्यूरियोसिटी को मेंटेन करके रहता है। आई नो गाइस, आप मुझे देख नहीं सकते हो, क्या कर सकते हैं, मैं बैठी हूँ यहीं पे, डैशबोर्ड तो है नहीं जो मैं देखूँ, तो कई बार स्क्रीन चल रही होती है, ब्लैंक होता है, तो मैं ऐसा करूँगी, फूल वूल बना दिया करूँगी कुछ, जिससे लगे हाँ मैं हूँ, यहीं हूँ, वरना स्क्रीन तो बिल्कुल रुकी हुई है, अब मैं बोली जा रही हूँ। ओके, चलो, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जिसका नाम है वोकेशनल वैल्यू, यानी कि व्यावसायिक मूल्य। सो बायोलॉजी जो है वो ओपन करता है न्यूमरस करियर ऑप्शंस को, है ना। व्यवसाय मतलब समझते हो ना, करियर, करियर ऑप्शन को बायोलॉजी बहुत सारे करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब इसी का पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैंने अच्छा बोल ही दिया है, ठीक है, नर्स वगैरह सब कुछ इसी का पार्ट है। तो बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कई प्रोफेशंस तक पहुंचने का एक गेटवे है। मैं अपने हैंड जेस्चर्स यूज़ करती हूँ, यहाँ लिखना भूल जाती हूँ, मैं अपने हाथ से समझा रही हूँ ऐसे ऐसे, पर आप लोग तो मेरे सामने हो नहीं। ओके, सो बायोलॉजी जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे प्रोफेशंस तक पहुँचने का एक रास्ता है, एक गेटवे है। एग्जाम्पल के लिए, अ स्टूडेंट स्टडिंग बायोलॉजी कैन परस्यू MBBS, BSc, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और फार्मेसी। इन ये सारे जो हैं गेटवे खुल जाते हैं अगर आप अकेला एक सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, जिसका नाम क्या होता है, बायोलॉजी। ओके, इसके मुंह को ठीक कर दूँ, ये उदास अच्छी नहीं लग रही, ओए नहीं उड़ गया। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है तो आप मुझे बताएं, इसको उदासी रहने दें, कमेंट्स में लिखिए। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आऊँगी, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट करती रहती हूँ मैं, इट्स ओके। हंस ले यार, हंस ले। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जिसका नाम है सोशल वैल्यू, यानी सामाजिक मूल्य। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी हेल्प करता है टू सॉल्व सोशल एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। सो बायोलॉजी जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है।
जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, इसी का पार्ट है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इसी का पार्ट है। इसके अलावा जो इसके अंदर और हो सकता था वो है वैक्सीनेशन कैंपेन्स। वैक्सीनेशन के लिए कैंपेन चलते हैं ना, वो भी इसी का पार्ट है ना। सोशल, सोशल मतलब लोगों से रिलेटेड, बस इतना याद रखना। सो कंट्रीब्यूशन क्या है सोशल वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का? पॉपुलेशन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, फैमिली वेलफेयर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वैक्सीनेशन कैंपेन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप समझना, जो कोविड-19 आया था उसके दौरान अवेयरनेस और वैक्सीनेशन ने सोसाइटी को बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना। ये क्या है? बायोलॉजी का सोशल वैल्यू है। जब कोविड-19 आया था तो क्या चले थे? बहुत सारे अवेयरनेस कैंप चले थे, लोगों को बता रहे थे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन कैंप्स भी चले थे ना। तो वो लोगों को बता रहे थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, कितने तरीके के वैक्सीनेशन है, और सिम्टम्स क्या हैं। तो ये जितने भी कैंपेन वगैरह चले थे उस टाइम पे, ये क्या दिखाते हैं? बायोलॉजिकल साइंस के सोशल वैल्यू को दिखाते हैं, क्योंकि ये लोगों का भला कर रहे हैं, कम्युनिटी का भला कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मोरल एंड एथिकल वैल्यू, यानी नैतिक मूल्य। सो सिंपली अगर मैं बताऊं तो बायोलॉजी जो है हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिस्पेक्ट करना सिखाती है ना। क्या करना सिखाती है भाई? एथनिक और मोरल वैल्यू क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी रिस्पेक्ट करना कौन सिखाता है? बायोलॉजी। एग्जाम्पल, एनिमल्स को अननेसेसरी या फिर मतलब कैसे भी एनिमल्स को हार्म ना करना, ठीक है। एनिमल्स को हार्म ना करना, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, ये सब को क्या है? इसकी मोरल और एथिकल वैल्यूज है। लिख दो यहाँ पे, एनिमल्स को हार्म ना करना। और फिर आप अननेसेसरी हार्म भी लिख सकते हो। यार ऐसे नेसेसरी क्या है? हार्म करना नहीं करना चाहिए, बट हमें पता है बायोलॉजी में यूजेस हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह, वो भी तो लिविंग ही है, बट उनका हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने अननेसेसरी बोला। अननेसेसरी हार्म ना करना और ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट ट्रीज, ये हमें कौन सिखाता है? बायोलॉजी की मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन है कंपैशन फॉर एनिमल्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, रिस्पेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। सो बायोलॉजी हमें सिर्फ जीवों के बारे में नहीं बताती है, बल्कि उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना भी सिखाती है, यानी कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन डेवलप करता है? बायोलॉजी डेवलप करती है ना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त होने की कगार पर है, या मतलब अब होने वाली है, बहुत ज़्यादा कम ज्योग्राफिकल रीजन तक ही अब बची रह गई है, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनकी ब्रीडिंग करानी है, उनके नंबर को इंक्रीज करना है और उनको विलुप्त होने से बचाना है। ये सब हमें किसमें क्या पढ़ के पता चलता है? बायोलॉजी पढ़ के पता चलता है। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं। एंडेंजर्ड, चलो मैं बता देती हूँ। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्लांट की भी हो सकती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एनिमल्स की भी हो सकती हैं, जो जिनके ऊपर क्या है? डिसअपियर होने का हाई रिस्क है। डिसअपियर होने का क्या है? रिस्क ज़्यादा है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है ना, कि आने वाले आसपास के फ्यूचर में क्या हो जाएगी? कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगी, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। समझ आया? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पर, जो कि है इन्वायरमेंटल वैल्यू। अभी तक आपको आई होप सब कुछ समझ आ रहा होगा, और आप इन्हें, इन ये जो पॉइंट्स हैं, इनको आप सिर्फ एक आंसर राइटिंग में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि ये मुझे कैसे इस्तेमाल करना है कंटेंट में, है ना। चलो, इन्वायरमेंटल वैल्यू यानी पर्यावरणीय मूल्य। बायोलॉजी हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजी है उसमें क्या करती है? बैलेंस बनाने में मदद करती है। अब इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या होता है?
देखो मैं उस एक एक टर्म को तोड़ती हूँ जिसने कभी मुझे परेशान किया था, है ना। मतलब परेशान ऐसा नहीं कि मुझे उसका मतलब नहीं पता, परेशान ऐसा कि मतलब पता है बट मुझे अगर कोई बोल दे कि 4 लाइन में लिख के दिखाओ तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है ना। चलो मैं बताती हूँ। सो इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर हम यहाँ पे समझें, सो वी कैन सिंपली से दैट इकोलॉजिकल बैलेंस इज द स्टेट इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट एग्जिस्ट इन हार्मनी। मतलब मान लो मैंने कोई जगह लिया, मान लो कोई ओशन लिया, तो यहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे, यहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे, यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, वो तो रह ही रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और बेनिफिट्स दे रहे हैं एक दूसरे को। साथ साथ में जो इनका एनवायरनमेंट है, जो पानी है, मिट्टी है, जो भी आसपास की चीजें हैं, ये इन सब में क्या है, एक हार्मनी है ना। मतलब एक संतुलित रूप से सब कुछ चल रहा है, एकदम स्टेबल है ना। एक हेल्दी इकोसिस्टम है, हेल्दी इन्वायरमेंट है। इसके साथ साथ क्या है, सब कुछ क्या है, एकदम स्टेबल है, तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो जब जब नेचर के सभी कंपोनेंट्स यानी कि प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिख देती हूँ, प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा बताओ, वाटर, एयर, सॉइल, एक बैलेंस में काम करते हैं, तब इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। समझ आया। यानी आपको पता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ग्रास था, ग्रास को किसने खा लिया, डियर ने, डियर को किसने खा लिया, टाइगर ने। तो ग्रास डियर को फूड प्रोवाइड कर रहा है ना, और डियर किसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, टाइगर को। टाइगर डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी मदद कर रहा है, क्योंकि टाइगर किसको किसको खा रहा है, डियर को खा रहा है, तो उससे क्या हो रही है, डियर की पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन हो रही है, बैलेंस हो रही है। अगर मान लो टाइगर ना हो, या टाइगर का नंबर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो डियर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस तरह इकोलॉजी का जो बैलेंस है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। समझ आया आपको। इम्पोर्टेंस क्या क्या है, अगर मैं बात करूँ इकोलॉजिकल बैलेंस की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ये मेंटेन करता है किसको, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग तरीके की जो जीव जंतु हैं उनको अच्छे से सर्वाइव रखने में, सर्वाइवल में, और रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अभी हमने देखा ना डियर और टाइगर वाला एग्जाम्पल। सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है कौन, इकोलॉजिकल बैलेंस की इम्पोर्टेंस है ये, कि पहले पहली इम्पोर्टेंस कि इसकी वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है, इसके साथ साथ ये रिसोर्सेज की सारे रिसोर्सेज अच्छे से हों, ये भी इसी में आता है ना। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले सबको ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ये भी इसी का पार्ट है। अब कब जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा बताओ, कब हार्मनी नहीं रहेगी, खुद सोचो इसका उल्टा। कब, जब जब डिफॉरेस्टेशन हो जाए, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ओवर हंटिंग, जानवरों को ज़्यादा मारा जाएगा, शिकार किया जाएगा, पॉल्यूशन, ओवर हंटिंग। जब क्लाइमेट में चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा, तो भी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जब हैबिटेट, यानी मान लो पेड़ वेड़ काट दिया आपने तो हैबिटेट ही चला गया, तो भी क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, तो समझ आया होगा इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या है, और इसको कौन मदद करता है, कौन से वैल्यू मदद करती है, एनवायरमेंटल वैल्यू मदद करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, वो सब आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो अपने वे में, मैं भी लिखूंगी। सो इन्वायरमेंटल वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग फूड चेन्स हेल्प करता है स्टूडेंट्स को क्या समझने में, इकोसिस्टम का बैलेंस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ना, वो वाला ग्रास, डियर और टाइगर का, तो उससे आप क्या समझे, आपने बायोलॉजी में पढ़ा, और आप क्या समझे कि भाई इकोसिस्टम में बैलेंस जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या क्या हो सकता है। ओके,
फ्लो चार्ट आप बना सकते हो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से क्या होगा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जागरूक हो बढ़ेगी, और लोग जो क्या करेंगे, कंजर्वेशन एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, और इससे होगा क्या, अच्छे से विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अब आप मुझे बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। देखो भाई, मेरा यही है मेथड पढ़ाने का। जब भी मैं पढ़ाती हूँ भाई, कोई भी जो वर्ड अटक रहा है जो आंखों में आपको नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो उन पे स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, डेली नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स तो है नहीं, है ना। तो देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, सतत विकास। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं, सो एक ऐसा विकास जो भी प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स को पूरा करे, लेकिन भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके नीड्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जैसे मान लो हम आज रिसोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। इसी सोच को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अन लगाया मैंने, अन मतलब जो अच्छा नहीं है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो भाई फॉरेस्ट आप काट रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। फॉरेस्ट जो तेजी से काटे जा रहे हैं, कटना, तेजी से कटना, ये क्या है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ग्राउंड वाटर, जमीन के पानी को जरूरत से ज्यादा यूज करे जा रहे हैं, ये भी क्या है, अनसस्टेनेबल है। पॉल्यूशन फैलाना भी क्या है, अनसस्टेनेबल है, क्योंकि इससे इससे फ्यूचर की जो पीढ़ियां उनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, नुकसान है ना। समझ आया आपको। तो ये था अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल का उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ट्रीज को लगाना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, धूप से मिलने वाली, विंड एनर्जी हो गया, ये सब क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसके की फीचर्स भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, और सोशल वेलफेयर भी देखने को मिलता है। क्योंकि इसके 3 पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, दूसरा होता है इसका इकोनॉमी, और तीसरा होता है इसका सोसाइटी। ठीक है। एनवायरनमेंट में नेचर को प्रोटेक्ट करना आ जाएगा, इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना आ जाएगा, और सोसाइटी में क्या आ जाएगा, लोगों को, मतलब लोगों की जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, है ना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, सोसाइटल में आ जाएगा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू पर, कितनी और रह रही है मैं देख लूँ एक बार, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। सो बायोलॉजी हेल्प्स प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड हेल्थ। अब इसमें आपको अपने उसमें नहीं जाना, अपनी सोसाइटी वाली में नहीं जाना, क्योंकि अब बायोलॉजी की कल्चरल वैल्यूज पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी में प्लांट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, इनके ट्रेडिशंस आएंगे, और हेल्थ आएगा। ठीक है। अब आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो क्या इसका, कोई अच्छा सा। चलो मैं सोचती हूँ। देखो, बायोलॉजी हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करती है ना, क्या करती है, प्रिजर्व करती है, किसको, ट्रेडिशनल नॉलेज को। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने आयुर्वेदा पढ़ा है ना, आयुर्वेद, या फिर आपको पता होगा जो हमारी दादी नानी है वो हमें बताती हैं तुलसी, तुलसी एक हर्ब है ना। तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, आपको पता है, तुलसी जो है वो कफ में और बाकी बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं उनमें आराम करता है। ऐसे ही आपको नीम के यूज पता है। तो मुझे बताओ, ये कोई दवाई थोड़ी है, ये कोई मॉडर्न मेडिसिन थोड़ी है, ये सब आपको आपके पूर्वजों से मिली है, उन्होंने हमें इसके बारे में नॉलेज दिया है। तो ये भी बायोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, प्लांट्स हैं। सो आयुर्वेद हो गया, या तुलसी का मेडिसिनल यूज हो गया, या फिर नीम की क्या हो गई, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हो गई।
इन सबको कौन प्रिजर्व करके रख रहा है? कल्चरल वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। हमारे एंसेस्टर्स ने कई मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ किया था। बायोलॉजी उनके साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि देखो आपके हमारे एंसेस्टर ने बोला तुलसी ऐसे ऐसे, तो बायोलॉजी प्रूव देगी क्यों, कैसे। ठीक है। एग्जाम्पल्स मेडिसिनल प्लांट्स इन आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो भी हम पहले खेती में तकनीकें यूज़ करते थे उन वो भी सब बायोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि वैसा क्यों होता था। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन जैसे कि तुलसी नीम वगैरह भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो कौन इनको प्रिजर्व करके रखता है? कल्चरल वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अगला आते हैं हम लोग यहाँ पे रिक्रिएशनल वैल्यू, है ना, मनोरंजनात्मक मूल्य। बायोलॉजी नेचर के थ्रू हेल्दी इंजॉयमेंट को भी प्रोवाइड करती है, यानी हेल्दी रिक्रिएशन या फिर हेल्दी एंजॉयमेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लो गार्डनिंग हो गया, नेचर स्टडी हो गया, बर्ड वॉचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो क्या ये आपको आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, आपको इसमें मज़ा नहीं आता, है ना? ये एक तरीके से क्या है, आप देखो एक इंजॉयमेंट ही तो है। मुझे तो वही सबसे अच्छा, मेरा बेस्ट मोड ऑफ एंजॉयमेंट यही है कि मैं या तो पौधों के बीच बैठ जाऊं, पहाड़ों में बैठ जाऊं, या फिर छत पे जाऊं और खुले आसमान के नीचे बैठूं, चिड़ियों की आवाज़ सुनूं, उनकी फ़ोटो खींचूं, वीडियो बनाऊं, या फिर जब खाली बैठी हूं तो घर में गार्डनिंग करूं। ये सब इसमें बहुत मज़ा आता है। इवन आप देखते हो, आप लोग हम लोग क्या करने जाते हैं, नेचर वॉक करने जाते हैं, है ना, जैसे आप पार्क वगैरह में चलते हो, नेचर वॉक्स वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो नेचर को ऑब्जर्व करना सिर्फ हॉबी नहीं, एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। स्कूल बोटेनिकल गार्डन्स प्रमोट इंटरेस्ट इन प्लांट्स। स्कूल में अलग 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 गार्डन होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और उनके बारे में लिखा भी जाता है नीचे, तो उससे क्या आता है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है ना प्लांट्स में। तो ये सब भी, ये जो रिक्रिएशनल वैल्यू है इसमें हमें क्या मिलती है भाई? हेल्दी रिक्रिएशन और या फिर हेल्दी इंजॉयमेंट देखने को मिलता है बायोलॉजी के ज़रिए। अगला आते हैं हम लोग साइंटिफिक वैल्यू यानी वैज्ञानिक मूल्य। बायोलॉजी डेवलप करती है साइंटिफिक टेम्पर को और रिसर्च एटीट्यूड को, क्यूरियोसिटी को, है ना, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, एविडेंस। ये मैंने आपको इंटेलेक्चुअल में भी बता दिया था वैसे तो बायोलॉजी एविडेंस और एक्सपेरिमेंट्स पर भरोसा करना सिखाती है कि भाई एविडेंस भी होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स आपने खुद वो किया भी हो, तब आप किसी चीज़ पे भरोसा करो। जैसे मान लो, अगर आप देख जानते हो तो साइंटिस्ट जो है किसी भी क्लेम को बिना प्रूफ के नहीं एक्सेप्ट करते। इवन आयुर्वेदा, जब तक प्रूफ नहीं हुआ तो साइंटिस्ट क्या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ हाँ ऐसा होता है। मैं आपको बोल दूंगी कि मान लो क्या बोलते हैं, टेबल उड़ता है, तो मान थोड़ी लोगे। सेम ऐसे ही उन्हें आप बोलोगे कि ये वाली जो हर्ब्स है इसे आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हो, तो मान थोड़ी लेंगे। उसको जानेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो ये जो एटीट्यूड आया ना उनके अंदर, ये रिसर्च एटीट्यूड या फिर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट आया, टेम्पर आया कि हाँ जब तक एविडेंस ना हो, जब तक मैं उस एक्सपेरिमेंट्स ना कर लूँ, वेरीफाई ना कर लूँ, ऑब्जर्व ना कर लूँ, तब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये कौन देता है हमें? बायोलॉजी। तो साइंस में बिलीफ से ज़्यादा क्या चाहिए होता है भाई? साइंस में चाहिए होता है एविडेंस। ये बिलीफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी यही साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने का काम करती है। ठीक है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट वेरीफाई साइंटिफिक फैक्ट्स थ्रू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जो भी आपकी लैब मैनुअल में लिखा होता है, जो आपकी किताब होती है ना, उसे आप जाते हो और किस में करते हो? अपने लैब में करते हो। मतलब केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री लैब में, बायो के एक्सपेरिमेंट्स आप जाके देखते हो कि हाँ देखो मैंने सेक्शन लिया, ये ऐसा दिखा। या फिर अगर आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट किया हो, RH वेक्टर पढ़ा हो, जाना हो, अलग अलग सॉल्यूशंस देखे हो, तो क्लॉटिंग वगैरह को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब कुछ जो है हम क्या करते हैं, लैब्स में जाकर परफॉर्म करते हैं। तो ये आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो। परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर वेरीफाई करने के बाद हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगला आता है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, नेशनल डेवलपमेंट वैल्यू। बायोलॉजी जो है वो नेशनल प्रोग्रेस को भी कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो बायोलॉजी देश के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, नेशन के प्रोग्रेस में, यानी कि देश के डेवलपमेंट में। ठीक है, ये इसके आप एरियाज लिख सकते हैं। फूड सिक्योरिटी में भी बायोलॉजी है,
पब्लिक हेल्थ में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, सब में आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी हैव स्ट्रेंथेंड इंडियाज इकोनॉमी। ग्रीन रेवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो क्या हुई है, मजबूत हुई है। अब अ, जैसे अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो ऐसे समझो कि एक हेल्दी पॉपुलेशन और सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ होती है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला एक हेल्दी पॉपुलेशन, अरे यार एक सेकंड, विच विच गाइस, यस। सो मैंने बोला कि एक हेल्दी पॉपुलेशन प्लस इसके साथ साथ क्या बोला है मैंने, सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट फूड अगर ये है तो ये नेशन की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। हेल्दी पॉपुलेशन यानी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो, और उनके खाने के लिए भोजन, इसी से तो देश चलता है। और ये इन सब में कौन कंट्रीब्यूट करता है? इन सब में कंट्रीब्यूट करता है बायोलॉजी। ठीक है, सो आप समझना, जब भी हम बायोलॉजी का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी आता है। लेकिन बायोलॉजी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, हेल्थ को बेटर बनाता है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और देश के डेवलपमेंट में भी योगदान देना इसका एक मेजर, आप समझोगे, कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को हम वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। समझ आया? ओके, सो यहाँ पे एक टेबल है, इसको आप देख सकते हो, जो मैंने बताया वही वही है इसके अंदर। सो कंक्लूजन, biological science is not merely the study of living organism, it is a powerful tool for human welfare, social development. It develops intellectual abilities, promotes health, supports economic growth, provides vocational opportunities, and creates environmental awareness. Thus, biological science plays a vital role in all around development of individuals and society. सो इसलिए बायोलॉजी को सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट समझना बिल्कुल गलत है। ये एक लाइफ साइंस है जो कि इंडिविजुअल, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंडिविजुअल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन, तीन चीज़ें, इंडिविजुअल को भी बेनिफिट है, सोसाइटी को भी बेनिफिट है, और नेशन, इन तीनों की डेवलपमेंट में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? बायोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंट, इंडिविजुअल, सोसाइटी और साथ में नेशन, तीनों के डेवलपमेंट में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बायोलॉजी। इसी वजह से बायोलॉजिकल साइंस को ह्यूमन वेलफेयर का फाउंडेशन भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस को क्या कहते हैं? ह्यूमन, या फिर देखते हैं फाउंडेशन ऑफ, फाउंडेशन मतलब नींव, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो, लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स आपको साथ साथ आप यहाँ से ले सकते हो, और अगर आपको या फिर अलग से नोट्स चाहिए तो फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोर कंसेप्ट्स बाय सत्या उपाध्याय, कोर, एक साथ लिखना प्लीज़, कोर कॉन्सेप्ट्स बाय सत्या उपाध्याय, आगे यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपको एक साथ लिखना है। येलो कलर का मैंने टॉप पहना होगा, उसमें डीपी लगी है मेरी, आप वहाँ पे आना, मैं वहाँ पे इसकी पीडीएफ को डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चन को ही ऐसे डिस्कस करेंगे, और मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। सो यहाँ पे हमने पहला अपना क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो कि है वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
with next very important question. तब तक के लिए take care and thank you for watching this video. Thank you.